Hello and good morning, students. So, on the previous day, we saw that trade led to battles. कैसे ट्रेड करते करते वो धीरे धीरे बैटल में चेंज हो रहा था. मतलब ट्रेडिंग became a source of having battles in all over the places. And here what started the first battle, which is the Battle of Palasi. So when Alivardi Khan died in 1756, Siraj-ud-Dullah became the Nawab of Bengal. अलीवर्दीन खान के डेथ होने के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willing give trade concession and other privileges. इनको क्या था, ये लोग ऑलरेडी बहुत सारे जमींदार, बहुत सारे नवाब को अपने पैसे के लालच दिखा के उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था. तो उनको लगा था कि सिराजुद्दौला ऐसे ही कोई नवाब होगा जो पपेट की तरह काम करे और सारा ट्रेड और कंसेशन और सारी चीजें उनसे मिलते रहे, टैक्स ना भरना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े. पपेट मतलब क्या होता है? पपेट होता है कठपुतली. मतलब अंग्रेज के हाथों की कठपुतली बना के रखना चाहते थे नवाब को, बहुत सारे राजाओं को, जमींदार को. लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो गया. So it tried through without success to help one of the Sirajuddaullah's rival became the Nawab. And infuriated, Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. सिराजुद्दौला बिल्कुल वैसे नहीं थे. सिराजुद्दौला को अपने लोग बहुत प्यारे थे, बंगाल बहुत प्यारा था और उनकी सारी चीजें उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे ही सारी चीजें, सारा रेवेन्यू, सारा लैंड, सब कुछ हम ब्रिटिश के हवाले कैसे कर सकते हैं बिना कंसेशन क्यों. अगर ट्रेड करना है तो प्रॉपर तरीके से ट्रेड करें जहां पे दोनों का प्रॉफिट हो. वो लोग बाहर के देशों से यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं, कोई बात नहीं, ट्रेड करो, लेकिन ऐसे काम नहीं करना चाहिए. तो उन लोगों ने क्या किया? Nawab marched with 3,000 soldiers to English factory at Kasi Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blocked English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort. जब ये नहीं मानते रहे, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गए, सिराजुद्दौला ने क्या किया कि रेवेन्यू सारा चीजें बंद कर दिया. ब्रिटिशर्स को सारे गुड्स, सारे चीजें देना बंद कर दिए और अपने 30,000 सोल्जर्स लेके इंग्लिश के कंपनी की तरफ बढ़ चले, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ चले. और जाते जाते सारे जो वेयर हाउसेस थे, जहां पे उनका वेयर हाउसेस मतलब जो गोडाउन होता है जहां पे सारा सामान रखा रहता है, ये सारे वेयर हाउसेस कैप्चर कर दिया, लॉक कर दिया. इंग्लिशमैन को डिसआर्म्ड कर दिया, मतलब उसके हथियार छीन लिया गया. और सारे जो इंग्लिश शिप्स आके पहुंचते थे बंगाल के पोर्ट तक, तो सारे उन लोगों को वहीं पे ब्लॉक कर दिया कि ना आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, ना यहाँ से ट्रेड बाहर जाएगी. देन ही मार्च टू कैलकाटा. कैलकाटा की तरफ बढ़े फोर्ट को कंट्रोल करने के लिए. ऑन हियरिंग द न्यूज of the fall of Calcutta, company official in Madras sent forces under the command of Robert Clive. रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा रोल है बैटल ऑफ पलासी में. उनको जैसे खबर लगी मद्रास में उन लोगों ने क्या किया, यहाँ से फोर्सेस भेजने लगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. एंड द नेवल फ्लीट्स, नेवी से भी फोर्सेस भेजने लगे. प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद नवाब फॉलो. बहुत नेगोशिएशन हुआ दोनों के बीच में. जंग छिड़ने से पहले एक ब्रिटिश के साथ सिराजुद्दौला का, नवाब का बहुत बड़ा नेगोशिएशन चला कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो दोनों ही दूसरे की बात नहीं मान रहे थे. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaula at Palasi. फाइनली क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने अपना आर्मी, अपने कंपनी का आर्मी जो है, ब्रिटिश आर्मी जो है, उन लोगों को बोला बैटल ऑफ पलासी शुरू किया जाए. वन ऑफ द रीजन फॉर you can see here,
So one of the reason for this, after the defeat of Palasi, Siraj-ud-Dawla was assassinated by Mir Zafar, the Nawab of the company, and still unwilling to take over the responsibility of the administration. यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा. ये defeat the Nawab and forced led by Mir Zafar. यहाँ पे ये पूरा आपका जनरल इंडियन कोर्ट रूम है, इंडियन ईस्ट इंडिया हाउस है, लीड हॉल है ये. सो यू कैन सी हियर इन लोगों ने बैटल ऑफ पलासी का जंग शुरू कर दिया. ओके, एंड दिस वाज द रीजन, वन ऑफ द रीजन वेयर यू कैन सी द बैटल ऑफ पलासी स्टार्टेड. दोनों के बीच में जो इतनी जंग शुरू हो गई थी इसी वजह से. सो दिस वाज द मेन थिंग ऑफ बैटल ऑफ पलासी बिकॉज ऑफ द ट्रेड. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया मीर जफर ने. उनके बीच ही एक ऐसा आदमी था जो ब्रिटिशर्स के साथ था. तो उन्होंने क्या किया, डिफीट नवाब एंड वाज फोर्स लेड बाय मीर जफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर. सिराजुद्दौला के अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनका जो कमांडर था जिसका नाम था मीर जफर. सो Clive had managed to secure his support by promising him to make Nawab after crushing Siraj-ud-Dawla. ये क्या था उनके बीच, सिराजुद्दौला के अपने कोर्ट के बीच ही मीर जफर जो था वो था इंग्लिश के लिए काम करता था. सारे खुफिया चीजें, सारी जो डिस्कशन है नवाब के साथ, नवाब ने क्या डिसीजन लिया, वो सब जाके मीर जफर रॉबर्ट क्लाइव को बताता था, इंग्लिश को बताता था. और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या गेम खेल दिया, ब्रिटिशर्स ने क्या गेम खेला, उन्होंने बोला कि अगर आप बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और उसको मार देते हैं और वो बैटल में हार गया, तो नेक्स्ट आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा. तो यू हेल्प मी एंड आई विल मेक यू द बंगाल ऑफ नवाब. ओके, Nawab of Bengal, I'm sorry. The Battle of Palasi became famous because it was the first major victory of the company won in India. Battle of Palasi बहुत ज़्यादा famous क्यों है? क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिशर्स का सबसे पहला बैटल था और जिसमें उन लोगों ने जीत हासिल की थी. So the promises of the riches, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. So यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी उन लोगों ने जीत ली. आफ्टर द डिफीट एट पलासी, सिराजुद्दौला वाज assassinated मतलब उनको फांसी चढ़ा दिया गया. एंड मीर जफर मेड द नवाब, मीर जफर को नवाब घोषित कर दिया गया. सबको पता था नेक्स्ट मीर जफर होने वाला है, कंपनी ने उसको प्रॉमिस किया था. द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. उन्होंने क्या किया, नवाब उसको बना दिया और उन्होंने कहा कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये सारे बाद में लेंगे, पहले हम ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं. और उनके पास क्या था, पपेट नवाब था उसके पास. मीर जफर तो उन्हीं के लिए काम करता था. सो इफ दिस कुड बी डन विदाउट conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती किसी को टेरिटरी को कब्जा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सारे नवाब हैं, ऐसे सारे लोग हैं जो अपने से ही अपना टेरिटरी में ट्रेड करने के लिए दे रहे हैं. सब डरते थे, ब्रिटिशर्स ऐसे थे कि सब डरने लगे थे ब्रिटिशर्स. तो पहले से ही अपना टेरिटरी, अपना रीजन ब्रिटिशर्स को देना चालू कर दिया था. Soon the company discovered that there was a rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted to be. धीरे धीरे क्या हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि ये जो पपेट नवाब थे जिनको उन लोगों ने कठपुतली बना के रखा था, ये भी हमेशा काम नहीं आ रहे. क्योंकि कभी कभी उनको लग रहा है कि दैट आई एम नॉट डूइंग गुड फॉर माई कंट्री, मेरा बंगाल हाथ से जा रहा है. तो कभी कभी वो कंपनी के साथ काम नहीं करते थे. After all, they maintained to basic appearance of the dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. सब कुछ चाहिए था उनको, सब्जेक्ट से रिस्पेक्ट भी चाहिए था. और नवाब को भी उन लोगों को they want all thing, but कंपनी से भी उनको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट चाहिए. So that's why this problem started. What would the company do? When Mir Zafar protested, the company deposed him and installed Mir Zafar in his place. When Mir Zafar complained, he in turn was defeated in a battle of
battle at Buxar, 1976. Driven out of Bengal and Mir Zafar was reinstalled. The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of the trades and other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Zafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." देखो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया. मीर जफर पहले तो ब्रिटिशर्स के लिए काम किया. इसी वजह से सिराजुद्दौला को उसने हराया बैटल ऑफ पलासी में. फिर उसको नवाब बना दिया गया. फिर मीर जफर को खुद को लग रहा था कि मैं तो एक कठपुतली बन चुका हूं, मेरा अपना ना कोई डिसीजन है, ना मैं कुछ कर सकता हूं, बस नवाब बना के रख दिया है बताने के लिए सारे डिसीजन सारे काम तो ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं. तो धीरे धीरे करके उसने अपना बातें बोलना शुरू किया. वो देख के उन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स ने दोबारा बैटल किया मीर जफर के साथ. मीर जफर डिड नॉट हैव दैट मच पावर. सो उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ बक्सर किया. बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, जहां पे दोबारा ब्रिटिशर्स की जीत हुई. और उसके बदले नवाब को हर एवरी मंथ दे हैड टू पे अमाउंट ऑफ 5 लाख. सो यू कैन अंडरस्टैंड 5 लाख रुपीज उनको देना पड़ता था फिनेंस करने के लिए वॉर में, आर्मी में. 5 लाख इज अ बिग अमाउंट. सो अभी 5 लाख इट्स सो बिग अमाउंट. सो तब के जमाने में 5 लाख was a huge expenses. ये expenses बंगाल पूरा नहीं कर पा रहा था. It was a huge amount of money. सारे टेरिटरीज वो लोग क्या कर रहे थे, एक पे एक टेरिटरीज को कब्जा कर रहे थे और सारे नवाबों से पैसे ले रहे थे, लगान ले रहे थे, अनवांटेड. ओके, सो मीर जफर ऑल्सो डाइड इन 1765 एंड द मूड ऑफ द कंपनी चेंज. उन्होंने कहा कि अभी कंपनी का मूड थोड़ा चेंज हो गया. रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मेरा मूड थोड़ा बदल रहा है, हम क्यों एक दूसरे आदमी को नवाब बना के रखे जब कंट्रोल तो हमारे हाथों ही है. क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाते हैं और पूरे जगह का कब्जा हम खुद कर लेते हैं. So finally, in 1765, the Mughal emperor appointed a company as Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem of the company that earlier faced. मुगल ने क्या किया, मुगल was at that point of time, मुगल की तो हालत ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी थी. तो उन लोगों ने दिल्ली से ऑर्डर आया, दिल्ली से बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को ही हम बंगाल का दीवान दे दे, मतलब सारे फिनेंस, दीवान जो होता है सारे फिनेंस का नाउ यू कैन गो विद ऑल द फिनेंसेस, सबका देख रेख आप ही खुद कर सकते हो. तो दीवान होने के बाद क्या हुआ, सारे रिसोर्सेज, सारे पैसे, सारा खजाना उनको मिल गया. और वो मिलने के बाद ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा लाभ हो गया. ऑब्वियसली सारे पैसे उनके, मॉनिटरी ऑल टर्म्स उनके पास थे. फ्रॉम द early 18th century, it's trade with India that expand, but it all to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at the time Britain had no goods to sell in India. The outflow of the gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of the Diwan. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost building of the company fort, offices in Calcutta. पहले क्या होता था, ब्रिटेन से हम लोग यहाँ से सामान बेचते थे तो ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स लेके आते थे, क्योंकि ब्रिटेन के पास अपना कुछ था ही नहीं, अपना कोई रिसोर्सेस ही नहीं थे ना, उनके पास कोई आउट रिसोर्स करने के लिए चीजें थी, उनके पास गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ही थे.
ना उनके पास इतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे ना कुछ थे, बट इंडिया के पास बहुत सारी चीजें थे, फ्रॉम क्लोथ्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ चीजें थे। तो यहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट करते और उसके बदले गोल्ड कॉइन्स मिलते। लेकिन जैसे दीवानी का पूरा रूल ब्रिटिशर्स के पास आ गया, मतलब फिनेंस का पूरा हाउस उनके पास आ गया, तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन भी स्टॉक कर दिया। अभी क्या होता, फिनेंसेस के लिए यहाँ से जो भी चीज चाहिए वो लोग एक्सपोर्ट करते, बंगाल से जो भी चीज चाहिए वो लोग एक्सपोर्ट कर देते, और बदले में यहाँ से लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते, टैक्स कलेक्ट करते। वो पैसा, जोर जबरदस्ती का पैसा भी वो लोग कलेक्ट करके अपने कंपनी का बड़े बड़े फोर्ट एंड बिल्डिंग बना रहे थे, रहने की लग्जरियस प्लेसेस बना रहे थे। ये सारी चीजें वो करने लगे, यूजिंग आवर मनी, यूजिंग आवर प्रोडक्ट, एवरीथिंग दे यूज्ड फ्रॉम अस। हमसे सारी चीजें ले रहे थे, पैसे भी ले रहे थे, रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट्स भी ले रहे थे, कॉटन एंड सिल्क भी हमसे ही खरीद के फिर बेच रहे थे दूसरे कंट्री में। सो ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे बनने लगी और बड़ी बड़ी ऑफिसेस बनने लगी। Company officials became nabobs. What did it mean by nabobs? It means, of course, that the company acquired more power and authority, but it also means something else. Each company servant began to have vision of living like nabobs. Nabobs, उनके भाषा में कहते थे नवाब्स, उनका रहन सहन, मतलब सब पावर, ऑथोरिटी, पैसा सब हमसे यूज करते, और उनका विजन ऐसे बन गया कि हम लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, नवाब जैसे रहेंगे। तो उनका लाइफस्टाइल दिन ब दिन बढ़ता रहा, किससे, पैसे हमारे यूज करने के बाद। After the Battle of Palasi, the actual Nawabs of Bengal were forced to give the land and vast sums of money and personal gifts to the company official. Battle of Palasi के बाद हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बंगाल के सारे जो राजा थे, नवाब थे, उनसे जो भी छोटे छोटे नवाब रह गए थे, उनसे लमसम मनी ब्रिटिशर्स ने जोर जबरदस्ती हासिल करने के लिए शुरू कर दिया, और अगर नहीं तो वो बोले कि महंगे महंगे गिफ्ट्स लाके दो। सो ऑल दिस इज हैपनिंग। जैसे आप मूवी में, टीवी में देखते हो, अगर आपने कभी लगान मूवी देखा है तो उससे आपको समझ में आता है कि एक क्रिकेट मैच के बदले उनको उनके अजब अजीब शर्तें थी कि आप हमारे साथ क्रिकेट खेलो, नहीं तो अगर आपको हरा दिया तो आपका सब गुना माफ हो जाएगा, और नहीं तो आपको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। एक आधा लगान, एक बार के टैक्स देने के लिए पैसे नहीं, उनको 3 गुना देना पड़ेगा, मतलब वॉट एवर द थिंग इज इनटू 3। तो उनकी अजीब शर्तें थी। यहाँ पे भी आप देखो कि इससे ही समझ में आएगा कि वो लोग सारी चीजें कब्जा कर रहे थे, सारी चीजें ले रहे थे, लेकिन फिर भी कह रहे थे they wanted to live like a Nawab. Robert Clive himself amazed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, the India's fortune was worth, 4 lakh $102, हम कैसे, not pounds, not dollars. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में इंग्लैंड से मद्रास आया था, और जब वो इंडिया छोड़ के गया तो ही वॉज वर्थ, कितने पैसे का मालिक था, 4 लाख पाउंड का मालिक था वो। कैसे इतना पैसा आया उसके पास? सब यहां से आया, इंडिया से आया, बंगाल से आया। In 1764, he was asked to remove corruption in the company administration, but was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament. British Parliament, जो एक्चुअल पार्लियामेंट होते थे ब्रिटिशर्स के, वहां पे उनको बताया गया कि यू हैव टू शो अस कि आपने यहाँ पे कहां से इतना पैसे लेके आए। सो उन्होंने क्या किया, इतना वेल्थ, क्योंकि ये सस्पिशियस चीजें थी ना। जब वो ब्रिटिश में वापस चला, इंग्लैंड वापस चला गया, तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो गवर्नमेंट है, दे वर गुड, दे वर ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे कहां से लेके आए? अचानक आप यहां से जाते हो 18 साल की उम्र में, और जब आप वापस आते हो तो आप 4 लाख पाउंड के आप मालिक होके वापस आते हो। पाउंड हमेशा ही
इंडियन रुपीस के वैल्यू से काफी ज्यादा रहा है। तो इससे क्रॉस एग्जामिन हुआ उसको, पार्लियामेंट में सस्पिशियस कि कुछ तो क्रॉस एग्जामिन किया गया। उनको ये भी बता दिया गया कि इसने बहुत सारा करप्शन किया है बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पे हम लोग ट्रेड करने आए हैं, एक अच्छे तरीके से ट्रेड करने आए थे, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स तभी भी थे दोज हु वांटेड टू डू फेयर ट्रेड, कि हाँ पैसे सामान लेंगे उसके बदले पैसे देंगे, फेयर तरीके से काम करना चाहते थे। उनका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उनके पार्लियामेंट में ऐसे क्वेश्चन शो ऑफ किया। So although he was acquitted, he committed suicide in 1774. वो ये क्रॉस एग्जामिन नहीं झेल पाए, उनको करप्टेड ऑफिसर या फिर गद्दार ऑफिसर, ऐसे बहुत सारा नाम दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। तो इसी वजह से ये वो सहन नहीं कर पाया, फाइनली ही मेड सुसाइड, वो सुसाइड कर लिया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. सारे कंपनी ऑफिसर्स इतने पैसे नहीं बना सके थे जितना रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पलासी से बहुत पैसे बना लिए थे। Many died at early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. सबको हम corrupted and dishonest नहीं कह सकते हैं। कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो काफी जल्दी उनकी मौत हो गई थी इस वजह से, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे डिजीजेस थे, बहुत सारे तब के जमाने में डिजीजेस होते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ का वेदर और यहाँ के डिजीजेस से और यहाँ के मेडिकल सिस्टम भी काफी पुअर था, इसी वजह से वो जिंदा नहीं रह पाए। कुछ हम्बल अच्छे रिकॉर्ड बना के चले गए इंग्लैंड वापस, और कुछ वॉर में भी किसी का डेथ हो गया। Many of them came with humble backgrounds, and their utmost desire was to earn money in India, return to Britain with lead and comfortable life. कुछ लोग ऐसे आए, इंडिया में आए, पैसे बनाए, सामान खरीदा, लेके चले गए, दोबारा इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए, एंड सेटल होने के बाद अच्छा खासा पैसा जमाया और दोबारा कभी वापस नहीं आए। Those who managed to return with wealth, led flashy lives and flaunted their riches. They were called as nabobs. वो इंग्लैंड में जाके अपने आप को नबोब्स का नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास काफी पैसे आ गए थे, उन्होंने काफी ट्रेडिंग से पैसे इकट्ठा कर लिए थे, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिच और वो फ्लॉन्ट करने लगे, कि दिखाने लगे, दिखावा करने लगे। And version of English Nawab, they were often seen as upstarts and social climbers in British society, and were ridiculed and made fun of plays and cartoons. हमारे इंडियंस को वो लोग ज्यादातर कार्टून जैसे प्ले बना के, कि हम लोग कैसे रहन सहन, हमारे कपड़े, हमारे सब कुछ देख के वो इंग्लैंड में जब वापस चले गए, तो हम लोगों को हमारे लिए बहुत सारे प्लेस बनाए, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर बनाए, ऐसी सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स हमेशा हमारे साथ करते आए हैं, और वही कर रहे थे। सो दिस वाज जस्ट द स्टार्ट। नाउ कंपनी रूल स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, so we will do this tomorrow. If you have a book, so please read one line by line. There are lots of dates given, so please mark that dates and please make small notes about all this small, every date is very important. And we will do this next tomorrow. We will do the rest of the chapter. Thank you and have a nice day.